हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं फ्रॉम बायोलॉजी। ठीक है, आज की जो वीडियो है वो है बेस्ड एनएफएसयू प्रिपरेशन। ठीक है, अगर आप एनएफएसयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनएफएसयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनएफएसयू इज नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। अगर आप यूजी कोर्सेज मतलब बीएससी एंड एमएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर पीजी कोर्सेज दैट इज एमएससी ओनली इन डिफरेंट डोमेन्स। सो अगर आप यूजी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एनएफएसयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए डिफरेंट कैंपसेस में, तो अभी कितने कैंपसेस हैं एनएफएसयू के? गांधीनगर कैंपस, दिल्ली कैंपस, गोवा एंड त्रिपुरा का कैंपस। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कैंपसेस हैं जहाँ पे आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग एडमिशन ले सकते हैं। सो आपको ये चॉइस अपनी फॉर्म फिल करते टाइम ही वहाँ पे रजिस्टर करानी है कि किस कैंपस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। एंड अगर आपने फॉर्म फिल किया है और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर यूजी कोर्सेज एंड पीजी कोर्सेज, सो वी हैव क्लासेस इन आवर ऑफिशियल ऐप। ठीक है, क्रैश कोर्स चल रहा है हमारे ऐप में। इट इज फॉर 2 मंथ्स। सो जून भी आपका ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है बच्चों को कि कैसे अपना कैसे डेज आपको डिवाइड करने हैं फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सो आपके पास ऑन हैंड आपके पास 1.5 मंथ है, 1.5 महीना है। 1.5 महीने में आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है। एंड अगर आपको प्रिपेयर करना है हमारे क्रैश कोर्स के साथ, तो ऐप में क्लासेस अवेलेबल हैं, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ क्लासेस ऑलरेडी हो गई हैं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ क्लासेस ऑलरेडी हो गई तो आप मिस कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ऐप में सारा कुछ रिकॉर्डेड है, तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अगर आप रात में पढ़ते हैं तो आप रात में क्लासेस देख सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में पढ़ते हैं, अर्ली मॉर्निंग में पढ़ते हैं, 4 बजे पढ़ते हैं, 3 बजे पढ़ते हैं, तो आप किसी भी टाइम पे यू कैन ओपन अवर ऐप और आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है। सो आप घर पे रह के अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लासेस चल रही है हमारे ऑफिशियल ऐप में। ठीक है, ओके। सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी की एमसीक्यूज, बायोलॉजी के एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं। सो बेसिकली जो एनएफएसयू है उन्होंने बोला है कि आपको 10+2 के लेवल का बायो आना चाहिए। सो 10+2 के लेवल में हमने सबसे पहला चैप्टर उठाया है, दैट इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बायोलॉजी ऑफ 11th एनसीईआरटी, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, सो इस चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। सो इससे हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। सो एमसीक्यूज हम देखेंगे एंड उसके बाद वो कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई जस्ट गिव यू 2 मिनट्स का टाइम। 2 मिनट्स तो ज्यादा होते हैं, मैं थोड़ा सा टाइम आपको दूंगी सोचने का, आंसर सोचने का, एंड देन यू हैव टू कीप द आंसर इन योर माइंड एंड फिर आपको वीडियो रिज्यूम करना है। अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करोगे, वीडियो पॉज करके यू विल चूज योर आंसर एंड देन फिर बाद में हम वीडियो में आंसर रिवील कर देंगे। तो आपको क्या करना है, पॉज कर लेनी है वीडियो। ठीक है, अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए हम थोड़ा सा टाइम आपको पॉज दे देंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स इज। ठीक है, सॉरी, डिफाइनिंग पढ़ रही थी मैं, पता नहीं क्यों। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग इज व्हाट? 4 ऑप्शन है। They reproduce, they can digest their food, they can respond to external stimuli or they regenerate. So defining characteristic क्या है living beings का? So जैसे कि मैंने बताया NCERT 11th फर्स्ट चैप्टर है the living world, the living वर्ल्ड। सो इसका नाम ही द लिविंग वर्ल्ड है, तो आपको लिविंग बीइंग के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछ रहा है। सो इसका आपको आंसर बताना है द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जब जिसको देख के हम कहते हैं कि कोई भी चीज लिविंग है ना। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको पता है कि कोई भी जो लिविंग थिंग होती है उसमें सेल्स होते हैं। हमने सेल थ्योरी पढ़ी हुई है, हमें सेल्स के बारे में पता है कि सेल क्या है। इट इज सेल is the unit of life. So जिसमें भी लिविंग सेल है वो चीज जिंदा है। ठीक है, एंड वो लिविंग बीइंग है। पर क्या वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपको ABCD 4 ऑप्शंस में मिला हुआ है? ओके, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन यू कैन चूज योर आंसर। हम अभी आंसर बता देते हैं। सो इसका आंसर है दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। एक्सटर्नल स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं।
सारे लिविंग बीइंग्स, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो लोअर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो हायर ऑर्गेनिज्म हो, लोअर और हायर ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब मेरा है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हो या प्रोकैरियोट्स हो या फिर यूकैरियोट्स हो, सारे के सारे दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली एंड दिस इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो डिफाइनिंग होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स में भी आपको देखने को मिलेंगे एंड लिविंग थिंग्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। सो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। ओके, सो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, सो आई जस्ट क्लिक इट लाइक दिस। और मैं आपको बता देती हूँ 7 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, 7 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो हम लिस्ट करके चलते हैं विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, which is really very important in living beings. So पहला क्या है? सबसे पहला है movement. Okay, so first thing is movement. So movement defining character है। दूसरा defining character है breathing. Breathing या आप कह सकते हो respiration. Respiration is defining feature. Then we have growth. फिर है sensitivity. सेंसिटिविटी को ही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली, रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। फिफ्थ है आप कह सकते हो एक्सक्रीशन, excretion, and then sixth is okay excretion, then we have reproduction, ठीक है। सो सेंसिटिव रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को आप अलग अलग लिखो क्योंकि ब्रीदिंग इज अगेन अ डिफरेंट फिनोमेना। सो रेस्पिरेशन, ठीक है। ये 7 इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर है लिविंग बीइंग्स के। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज होमोनिम्स? फर्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिकल नेम ऑफ टू डिफरेंट टेक्सा, two or more names for the same taxon, name given to a taxon in local language, species name repeats the generic। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। What is homonym? ठीक है, you will get few seconds। ओके, होमोनिम जो वर्ड है, ओके, सो होमोनिम क्या होता है? आंसर हम बता देते हैं। होमोनिम, ओके, so this is identical name of two different taxa। होमोनिम क्या होता है? व्हाट इज होमोनिम? सो अगर हम सिर्फ और सिर्फ होमोनिम की बात करें, सो होमोनिम जो वर्ड है इट इज प्रोनाउंस लाइक वन अनदर, एक जैसे के, एक दूसरे के जैसे होते हैं प्रोनाउंस करने में, बट दे हैव different meaning। okay, they are similar in pronunciation but different in मीनिंग। सो मीनिंग में डिफरेंट होते हैं, जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो वो एक जैसे लगते हैं, इसी वजह से आइडेंटिकल नेम ऑफ टू डिफरेंट टेक्सा। सो टेक्सा डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है, वी हैव डिफरेंट मीनिंग, वी हैव डिफरेंट टेक्सा बट नेम आइडेंटिकल है। ठीक है, नेम क्या है? नेम आइडेंटिकल है बट दे हैव डिफरेंट टेक्सा या टेक्सॉन आप कह सकते हो। व्हाट इज टेक्सा और टेक्सॉन? अगर इस टर्म को आप समझना चाहो, so taxon is a group of any group or any rank, you can say,
जैसे कि फैमिली, क्लास, स्पीशीज, उसको हम कहेंगे टैक्सा। फाइन, उसको हम क्या कहेंगे? टैक्सा। एक तरीके का यूनिट है क्लासिफिकेशन में, तभी हम इसे कहते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं, चीजों का क्लासिफिकेशन कुछ किसी बेसिस पे करते हैं। सो उसका एक सिंगल यूनिट कहलाता है टैक्सा। तो वो फैमिली हो सकता है, वो स्पीशीज हो सकती है, वो जीनस हो सकता है। ठीक है, सो ऐसे आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ A. Homeostasis, B. Negative feedback loop, C. Both A and B, and D. None of these. Okay, so again easy question है. The maintenance of constant temperature inside the body is an example of. So आप pause कर सकते हैं if you need more time. Correct answer is homeostasis. ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या है? ये एक तरीके का बैलेंसिंग है। इट इज अ बैलेंसिंग नेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो बैलेंसिंग नेचर नहीं कह सकते, बैलेंसिंग फीचर आप कह सकते हो ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, सो होम्योस्टैसिस इज नथिंग बट बैलेंसिंग ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो होम्योस्टैसिस इज द कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर। लाइक बॉडी टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है। अगर बॉडी टेम्परेचर आपकी बढ़ गई है आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 36 to 38 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर कम हो रहा है आपकी बॉडी का, तो वो एक नॉर्मल बैलेंस्ड टेम्परेचर से डेविएट हो गया है। तो हमारी बॉडी क्या करेगी? हमारी बॉडी इसे बैलेंस करने की कोशिश करेगी, एंड ये जो बैलेंस करने का काम है वो कहलाता है होम्योस्टैसिस। अब यहाँ पे हमने बात करी है कि कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा है तो उसे हमारी बॉडी कम करेगी, टेम्परेचर कम है तो उससे हमारी जो बॉडी है वो हीट बढ़ाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेम्परेचर क्या है? कम है, तो आपकी बॉडी के जो एडिपोज टिश्यूज है, एडिपोज टिश्यूज क्या करेंगे? आपको हीट प्रोवाइड करेंगे एंड देन आपका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। अगर आपका टेम्परेचर हाई है, तो स्वेटिंग होगी एंड स्वेट जैसे कि आपकी स्किन पे रहेगा। सो वो एक कूलिंग टेम्परेचर, आपकी बॉडी अगर हीटेड है तो उससे कूलिंग टेम्परेचर आपको मिलता है। ये जो मैकेनिज्म है, दिस इज होम्योस्टैसिस इज अ बैलेंस, और इट इज द बैलेंसिंग ऑफ इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Preservative liquid used for storing fleshy organs are. So fleshy organs क्या होते हैं? आपकी बॉडी में जो भी सॉफ्ट टिश्यूज या सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर आप उनको क्या करना चाहते हो? प्रिजर्व करना चाहते हो, तो आप क्या यूज करोगे? FAA, इथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड, या फॉर्मेलिन। ओके, फॉर्मेलिन, दिस इज फॉर्मेलिन। सो आप क्या यूज करोगे? सो करेक्ट आंसर इज फॉर्मेलिन। ठीक है, so formalin is well known preservative we use to preserve different substances. So biological जो specimens होते हैं, okay, जो biological specimens होते हैं उसे भी हम किसमें? formalin में store करते हैं। even forensics में भी we sometimes we do use formalin, but अब थोड़ा सा वो outdated हो गया है, तो we rarely use formalin to preserve fleshy body organs। ठीक है, so जो भी organs है वो हम प्रिजर्व करते हैं इन फॉर्मेलिन लिक्विड। सो कभी स्कूल में आपने स्पेसिमेंस देखे होंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के स्पेसिमेंस एक लिक्विड वाली बॉटल में बंद रहते हैं, दैट इज फॉर्मेलिन। वो फॉर्मेलिन में प्रिजर्व्ड रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, a species was defined as a population of interbreeding individuals which are reproductively isolated from other population is given by J.B. Lamarck, Charles Darwin, अर्नेस्ट मेयर एंड कैरोलस लिनियस। तो वो कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला था कि स्पीशीज एक ऐसी पॉपुलेशन है जो इंटरब्रीड करती है, इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन है, which are reproductively isolated from other population. So reproductively isolated मतलब दूसरी जो other population है वो उनमें for the purpose of reproduction involved नहीं हो सकती। For example, humans एक species है, और let's say कोई भी एनिमल। ठीक है, एनिमल, ह्यूमंस भी एनिमल ही होते हैं, दैट्स व्हाई मैं कोई एनिमल, ठीक है, लेट्स से एक एनिमल ले लेते हैं, गोट।
ओके, पता नहीं क्यों गोट का एग्जाम्पल आ रहा है, सो गोट ले लेते हैं। सो गोट की एक अलग स्पीशीज है, ह्यूमन की एक अलग स्पीशीज है। सो स्पीशीज क्या करती है, इंटरब्रीडिंग करती है, इंटरब्रीडिंग, ठीक है। जो ह्यूमन स्पीशीज है वो इंटरब्रीडिंग करती है, गोट भी इंटरब्रीडिंग ही करेंगे अपनी ब्रीड के अंदर। इंटर मतलब अपनी खुद की ब्रीड के अंदर ही रिप्रोडक्शन चलेगा। सो ह्यूमंस का जो गोट है वो ह्यूमंस के लाइक स्पीशीज में नहीं आ सकते रिप्रोडक्ट करने के लिए, एंड ह्यूमंस गोट्स के पास नहीं जा सकते, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, रिप्रोडक्शन के पर्पज से आइसोलेटेड है फ्रॉम द अदर पॉपुलेशन, ठीक है। सो उसे हम कहते हैं एक स्पीशीज। और ये किन्होंने बताया था, सो करेक्ट आंसर इज अर्नेस्ट मेयर। सो अर्नेस्ट मेयर ने बोला था कि स्पीशीज इज अ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर पॉपुलेशन, ठीक है। सो ये किन्होंने बताया था, ये बताया था अर्नेस्ट मेयर ने। लैमार्क ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, लैमार्क, जेबी लैमार्क, ओके। सो जेबी लेमार्क ने कंट्रीब्यूशन बायो में उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था। सो उन्होंने बोला था कि उन्होंने ये एक थ्योरी दी थी जिसे आप कह सकते हो इवोल्यूशन थ्योरी दी थी। उन्होंने बोला था कि बहुत सालों तक अगर कोई एक चीज का रेपिटेशन हो रहा है या फिर कोई ऐसा ऑर्गन है जिसका यूज नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगी, वो एक्सटेंट हो जाएगी, एंड जिस भी ऑर्गन को हम यूज कर रहे हैं वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। सो उन्होंने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। उन्होंने इवोल्यूशन थ्योरी दी थी और उन्होंने यही बोला था कि कुछ सालों तक अगर आप कोई भी एक ऐसी चीज यूज कर रहे हो या फिर आपका जो भी एक पर्टिकुलर लाइक सबसे सबसे क्लासिक एग्जांपल है जिराफ्स की नेक। तो उन्होंने बोला कि जो एनिमल्स थे पहले इनके जो नेक्स थे वो शॉर्ट हुआ करते थे, बट उनको क्या हुआ था, उन्होंने इन्वायरमेंट की अकॉर्डिंग जब ऊपर की पत्तियों को वो खाने लगे तो उनके जो नेक है वो स्ट्रेच होता था, एंड ऐसे स्ट्रेच हो गए ओवर द ईयर दे हैड दैट लाइक लॉन्ग नेक, ठीक है। फाइन, डार्विन को तो सारे बच्चे जानते हैं, डार्विन को सारे बच्चे जानते हैं। डार्विन का कंट्रीब्यूशन भी किसमें था, इवोल्यूशन में था कंट्रीब्यूशन। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है डार्विन, ठीक है। तो इतनी फेमस क्यों हुई है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। सो उन्होंने भी क्या किया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी। उन्होंने भी क्या दी थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी, एंड डिफरेंट टाइप की थ्योरी दी थी उन्होंने इवोल्यूशन की। चार्ल्स डार्विन बहुत ही फेमस पर्सन रहे हैं। इनकी भी एक सेपरेट, वी कैन जस्ट मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन चार्ल्स डार्विन, ठीक है। सो उन्होंने भी इवोल्यूशन की थ्योरी हमें बताई थी, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी। नेचुरल सिलेक्शन का बहुत ही क्लासिक थ्योरी हमें इन्होंने दिया था, ठीक है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सबको पता है, बहुत फेमस रहेंगे, ठीक है। कैरोलस लीनियस ने हमें क्या दिया था, क्लासिफिकेशन। Fine, let's move to the next question. Question number 6. Systema Natura is the book written by. किन्होंने ये बुक लिखी हुई थी, Systema Natura. Systema Nature is a book which is written by Linnaeus, okay, Charnock, John Roy and D. Candolle. Okay, again ये बहुत ही easy and बहुत ही classic book है, and इसका आंसर भी बहुत ही straight है. I'm gonna give you the answers. So अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, you can pause the video. So Carolus Linnaeus, ये हमारे क्या है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। सो कैरोलस लीनियस ने बताया था सिस्टेमा नेचुरा। कैरोलस लीनियस ने सिस्टेमा नेचुरा बताया था। ये एक स्वीडिश फिजिशियन थे, बॉटनिस्ट थे एंड जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, फॉर ऑल, किसी को नहीं छोड़ा, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, इन्होंने कवर कर लिया। सो उन्होंने बताया सिस्टेमा नेचुरा में कि कैसे क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो, और इन्होंने लिखी। दिस इज द बुक विच इज रिटन बाय द लीनियस, एंड जो टाइमलाइन है 1707 से इट इज अराउंड 1788, ठीक है। सो ये इनका कार्यकाल रहा है लीनियस सर का। Okay, let's move to the next question. Question number 7. Metabolism refers to release of energy, gain of energy, catabolism, gain or release of energy, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म बहुत ही बेसिक प्रोसेस है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये मेटाबॉलिज्म करते हैं। सो मेटाबॉलिज्म इज
करेक्ट आंसर इज डी, गेन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। वो कैसे? क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है ये दो प्रोसेसेस से मिलके बनी हुई है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स है, लेट्स से दिस इज अ बिग मॉलिक्यूल, इट विल कन्वर्ट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दिस इज कैटाबॉलिज्म। ओके, एनाबॉलिज्म क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स विल कन्वर्ट इनटू वन बिग मॉलिक्यूल, सो दिस इज एनाबॉलिज्म। सो ये दोनों ही जो दोनों ही आप कह सकते हो रिएक्शंस है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड एनाबॉलिक रिएक्शन दोनों ही बनाती हैं मिलके मेटाबॉलिज्म, and this is gain and release of energy altogether. Okay, let's move to the next question. Question number 8. Any type of taxonomic group of organism is called Tyon category, classification and rank of hierarchy. ठीक है, so waiting for the correct answer. इसको टेक्सॉन कर लो, टेक्सॉन। Okay, so a type of taxonomic group of organism is called a taxon. अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है, it is a unit of classification. Taxon, unit of classification is taxon, ठीक है, this is unit of classification, taxon. Fine, let's move to the next question. Question number 9. Nicotiana is a species, subspecies, genus or class? Okay, I'm waiting for the okay, sorry, मुझे लगा we are in live, so I'm just gonna give you one like second, 1 or 2 seconds, so that you can give the correct, so can you guys can give the correct, you guys can think the correct answer. So correct answer is genus. This is genus, ठीक है, it is genus. genus किसका है? Nicotiana is a genus. Fine, so हमने पढ़ा हुआ है, ये जो हमने हायरार्की पढ़ी हुई है, ठीक है, okay, wait a minute guys. ओके फाइन, सो ये जो हायरार्की हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ी है, सो मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले आता है किंगडम, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है फाइलम, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर आता है क्लास, उसके आगे बढ़ते हैं, फिर आता है ऑर्डर, उसके आगे बढ़ते हैं, फिर आती है फैमिली, ठीक है, उसके बाद आती है जीनस, उसके बाद आती है स्पीशीज। सो ये एक ऑर्डर है, और ये सारी की सारी एक यूनिट है, फाइलम एक यूनिट है, किंगडम एक यूनिट है, क्लास एक यूनिट है, एंड इसे हम कहते हैं एक टेक्सॉन, ठीक है, एंड दिस इज दी टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, फाइन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन. Biodiversity means number of organism known, number of organism, types of organism known, number of species known, या फिर सारी की सारी चीजें करेक्ट है, ये आपने बतानी है, ठीक है, ओके। सो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी इज अ डाइवर्स नेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सो ह्यूमंस में भी बहुत सारा डाइवर्सिटी है, एनिमल्स में भी डाइवर्सिटी है, प्लांट्स में भी डाइवर्सिटी है, सो बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स ऑल, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म नोन अगेन बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म नोन बायोडाइवर्सिटी, number of species known biodiversity, so it all includes to the biodiversity. so आपकी बायोलॉजी, आपका बायो कितना डाइवर्स है, कितना डिफरेंट है, विल कंट्रीब्यूट टू योर बायोडाइवर्सिटी. सो आज की वीडियो में हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करने थे फ्रॉम योर चैप्टर 1, लाइक एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी का जो बुक है, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस उठाए थे. इफ यू वांट टू जॉइन अवर क्लासेस, इफ यू वांट टू जॉइन अवर क्लासेस एंड क्रैश कोर्स इन द ऐप, आपको NFSU के कोर्स में एनरोल कर लेना है. इट इज़ फॉर
2 months. The course is for 2 months, or you can say 1.5 months, 1.5 months. So आपको अगर overall preparation चाहिए, it includes video lectures, PDF study materials, sample MCQs, multiple sample MCQs, and at the end mock test. तो ये सारी चीज़ें आपको कोर्स में मिल जाएंगी. It covers all of your syllabus of NFSU. So don't forget to subscribe our crash course in the app. And आपने अगर पहली बार ये वीडियो देखी है, पहली बार अगर हमारे YouTube चैनल पे आए हैं, so सब्सक्राइब कर देना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है. Okay, so see you guys in the next video. Till then, take care, prepare well.